वहाँ पढ़ेंगे अपन 12th आर्ट्स ज्योग्राफी के रूप में। आज ये देखते हैं 12th आर्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर क्या है अपने पास। लेसन नंबर पहला अपने पास है भूगोल एक प्राकृतिक विषय के रूप में। तो हमारे पास रहेगा भूगोल एक प्राकृतिक विषय के रूप में। इसे समझने के लिए अपन को पहले से जानना पड़ेगा कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी क्या है अपनी जान लें। ज्योग्राफी क्या है। देखिए, ज्योग्राफी को जानने के लिए अपन ये देखते हैं कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, सबसे पहले ये शब्द किस व्यक्ति ने बोला, कहाँ पर बोला, और ये सभी बातें जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किन किन विषयों को रखा जाता है, ज्योग्राफी को बनाने वाला अलग अलग प्रकार के विद्वान कौन कौन से हैं, इन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, ये सब बातें अपन इसमें जान लेते हैं। तो देखिए, पहला अपने पास है इस शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति। इस शब्द की उत्पत्ति हुई हमारे पास 194 ईस्वी से लेकर 276 ईस्वी के बीच पहली बार शब्द आया, ज्योग्राफी शब्द आया हमारे पास। इस शब्द की उत्पत्ति पहली बार हुई और ये हुई 194 ईस्वी से लेकर 276 ईस्वी के बीच के अंदर। ये समय था जब पहली बार ज्योग्राफी शब्द हमारे सामने आया। इस शब्द की उत्पत्ति करने वाला जो विद्वान था, उत्पत्ति करने वाला शब्द की उत्पत्ति करने वाला विद्वान, इस शब्द की उत्पत्ति करने वाला जो विद्वान था वो था अपने पास इरस्तनीज। इरस्तनीज नामक विद्वान ने सबसे पहले इस शब्द को बोला और इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति करने वाला इरस्तनीज को माना जाता है। और ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड के अंदर 2017 में भी आ गया है, अपने पास 15 में भी आ गया है। कई प्रकार से प्रश्न आ गया है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति करने वाला विद्वान कौन है। इरस्तनीज नामक विद्वान ने इस शब्द की पहली बार उत्पत्ति की है। ये इरस्तनीज रहने वाला था यूनान का, और यूनान की जो भाषा थी वो थी ग्रीक भाषा। जो शब्द बना, पहली बार शब्द बना अपने पास ग्रीक भाषा के अंदर। ज्योग्राफी कब बना? ज्योग्राफी जो शब्द है वो शब्द बना अपने पास ग्रीक भाषा के अंदर। किस भाषा बना? ग्रीक भाषा के अंदर बना। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हो गई अपने पास 194 ईस्वी से 276 ईस्वी के अंदर। शब्द की उत्पत्ति करने वाला कौन था विद्वान? इरस्तनीज था। इरस्तनीज कहाँ का था? यूनान का था। और यूनान में कौन सी भाषा बोली जाती है? ग्रीक भाषा बोली जाती है। तो शब्द कौन सा बन गया? ज्योग्राफी शब्द किस भाषा बना? ग्रीक भाषा शब्द बना। समझ आ गया यहाँ तक? ग्रीक भाषा का शब्द बना। अब ये देखते हैं, जब इरस्तनीज से पूछा गया कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इरस्तनीज ने बहुत ही इजी तरीके से इसका अर्थ व्यक्त किया। इरस्तनीज ने कहा कि जो ज्योग्राफी है इसको दो भागों में बांट दिया अपने पास। एक तो माने जियो और एक माने ग्राफी।
जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो अर्थ बन गया अपने पास, शब्द अर्थ बन गया पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। यानी भूगोल, ज्योग्राफी का या भूगोल का अर्थ हो गया अपने पास पृथ्वी का वर्णन करना। पहली बार हमारे पास स्पष्ट रूप से आ गया कि ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो इरस्टनीज ने इस बात का खुलासा कर दिया कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है कि ज्योग्राफी शब्द का या भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ में आपको ये लिखना है कि पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी या भूगोल का अर्थ होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं ज्योग्राफी जो शब्द हैं, ये शब्द में हमें पता चल गया कि पृथ्वी का वर्णन करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी में किन तत्वों का वर्णन करना है, पृथ्वी पर क्या क्या वस्तुएं या कौन कौन से पदार्थों का हमें वर्णन करना है, पृथ्वी में कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं जिनका हम अध्ययन करें और पृथ्वी के वर्णन के अंतर्गत उनको रखा जाता है। तो पृथ्वी के वर्णन के अंदर हमारे पास मात्र 2 चीज़ें पाई जाती हैं, 2 पदार्थ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है जैविक और एक पाया जाता है अजैविक। यानी इस पृथ्वी के ऊपर 2 ही चीज़ पाई जाती हैं, जैविक और अजैविक। पृथ्वी के वर्णन में 2 चीज़ें पाई जाती है अपने पास, एक तो है जैविक, दूसरा है अजैविक। अब देखिए पृथ्वी के अध्ययन वर्णन के अंदर मैं 2 चीज़ें ली, जैविक और अजैविक। जैविक में अपने पास क्या जाता है, इसकी कुछ विशेषता अपने पास पाई जाती हैं। पहला, जिसमें जीव हो, यानी जैविक में वो सभी क्रिया आएगी जिनमें जीव पाया जाता है। नंबर 2, जो गति करते हो, गति करते हो, उन चीज़ों को रखा गया जो गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चारों तरफ घूमते रहते हैं, चलते हैं, चलने का जो काम करते हैं, उन सभी जीवों को भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा अपने पास है जो प्रजनन कर सकता हो, प्रजनन करता हो, यानी जो प्रजनन करने की क्षमता रखता है उसे भी हम इसमें शामिल करते हैं। और चौथा रखा गया इसके अंदर जो वंशवर्धक हो। इन 4 चीज़ों को रखा गया है जैविक में। तो जैविक होते क्या हैं, 5 नंबर क्या बन गया, जीव, जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी। जीव, जंतु, मनुष्य और पशु पक्षियों को इस जैविक श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया है, जैविक श्रेणी में रखा गया है। अब जैविक हमारे पास 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है चल जैविक और एक पाया जाता है हमारे पास अचल जैविक। अचल जैविक 2 प्रकार का अपन पाया जाता है, चल जैविक और अचल जैविक। ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। अचल जैविक में और चल जैविक में सिर्फ यही अंतर है कि अचल जैविक वाले जीव कभी भी गति नहीं करते हैं और बाकी तीनों काम उसमें सम्मिलित होता है। उनमें जीव भी होता है, वो प्रजनन भी कर सकते हैं, वंशवर्धक भी होते हैं और ये तीनों चीज़ में पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ में नहीं पाई जाती क्योंकि ये लोग गति नहीं करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो एक ही स्थान पर रहकर संपूर्ण क्रियाएं प्रभावित करते हैं, इसलिए वो अजैविक अचल जैविक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक, इसमें इन सब का विपरीत लिख देंगे, जिसमें जीव नहीं हो। नंबर 2, जो गति नहीं करता हो।
नंबर 3, जो प्रजनन नहीं करता हो। नंबर 4, जो वंशवर्धक नहीं हो। तो ये अजैविक में आ गया, जिसमें जीव नहीं है, जो गति नहीं करता है, जो प्रजनन क्षमता नहीं है, जो वंशवर्धक नहीं है। तो ये क्या क्या पाए जाते हैं? इनमें पर्वत, पठार, मृदा, सागर, महासागर, नक्षत्र, ब्रह्मांड, इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो अजैविक प्राणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, पृथ्वी के अध्ययन के अंदर या पृथ्वी के वर्णन में, जो कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, और इस पृथ्वी के वर्णन के अंदर कुछ चीज़ों को रखा गया है जैविक और अजैविक में। जैविक के अंदर उन चीज़ों रखा गया जो 4 प्रकार की हैं, जिनमें जीव हो, जो गति करता हो, जो प्रजनन करने क्षमता रखता हो, जो वंशवर्धक हो। ऐसे जीव जंतु को, मनुष्य को, पशु पक्षियों को इस जैविक श्रेणी में रखा गया है। जैविक हमारे पास 2 प्रकार का हो गया, चल जैविक और हो गया अचल जैविक। चल जैविक में जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी आते हैं, और अचल जैविक के अंदर सिर्फ वनस्पति या पेड़ पौधे आते हैं। और इसी प्रकार दूसरे में अजैविक के अंदर हम जैविक की सभी क्रियाओं में नहीं जोड़ देंगे, तो हमारे पास बन जाएगी अजैविक क्रियाएं जिसमें जीव नहीं हो, जो गति नहीं करता हो, जो प्रजनन नहीं करता हो, जो वंशवर्धक नहीं हो। ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे पर्वत है, पठार है, मृदा है, सागर हैं, महासागर हैं, नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड हैं, इन सभी का इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ज्योग्राफी शब्द का सामान्य परिचय कि शब्द कब बना, किसने बोला, क्या अर्थ बताया। इसका करने के बाद में इस भूगोल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया या 2 भागों में बांट दिया गया, जिसे ज्योग्राफी ऑफ ब्रांचेज भी कहते हैं या ज्योग्राफी की 2 शाखा भी कहा जाता है, जिसे मानव भूगोल और भौतिक भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। मानव भूगोल की संरचना करने वाला पहला विद्वान था फ्रेडरिक रेडजेल, जिसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। और इसी ने मानव भूगोल के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है एंथ्रोज्योग्राफी। क्या नाम उसका? एंथ्रोज्योग्राफी, जो मानव भूगोल की सबसे बड़ी बुक है, जिसमें मानव भूगोल की सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। तो मानव भूगोल का जनक जिसे फ्रेडरिक रेडजेल कहा जाता है, उसने सर्वप्रथम मानव भूगोल की परिभाषा दी। उधर देखते हैं अपन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, जिसकी रचना करने वाले विद्वान कांट थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले समस्त अजैविक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारे पास सामान्य संरचना। अब मानव भूगोल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल की जो परिभाषा देने वाले जो 4 विद्वान हैं, उन 4 विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने स्पष्ट रूप से नजर आती है। ये परिभाषा हमारे क्षेत्र के अंदर अलग विद्वानों के नाम से जाने। पहले हमें ये देख लें कि मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले 4 विद्वान कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाके हम उनकी परिभाषा को सही स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले 4 विद्वानों में से पहला विद्वान है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मानव समाज और धरातल के बीच होने वाली अंतर संबंध क्रिया का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। जबकि ये फ्रेडरिक रेडजेल जर्मन के विद्वान थे और पहली परिभाषा देने वाले थे और मानव भूगोल के जनक थे। नंबर दूसरे जो इनकी स्टूडेंट थी, उनका नाम था एलन सी सैम्पल। क्या नाम था उनका? एलन सी सैम्पल, जिसने मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा दी। उसने कहा कि मानव भूगोल उसे कहते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें पृथ्वी अस्थिर और चंचल है।
पृथ्वी क्या है, अस्थिर है और चंचल है। इसमें गतिशील मानव के कार्यों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ये अमेरिका की रहने वाली थी और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य स्टूडेंट थी। इसने दूसरी परिभाषा बताई कि पृथ्वी अस्थिर है और चंचल है, इसमें गतिशील मानव के कार्यों का अध्ययन करना है और उसे मानव भूगोल कहा जाता है। इसके अलावा अपने पास तीसरे विद्वान आए हैं फ्रांस के, जिनका नाम था विडाल डी लाब्लांस, और उन्होंने कहा कि मानव भूगोल की परिभाषा उन्होंने दूसरी तरीके से स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले वह सभी भौतिक नियम जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, और इन भौतिक नियमों के बीच में पाए जाने वाले जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, यानी जीव हैं, उन सभी जीवों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार चौथे विद्वान अपने पास है पिर्स और डेकन, ये हमारे पास चौथे विद्वान आए। और चौथे विद्वान ने कहा कि धरातल के ऊपर होने वाली मानवीय क्रियाओं में सामाजिक क्रियाओं का समावेश होना ही मानव भूगोल कहलाता है। मानवीय क्रियाओं के अंदर सामाजिक क्रियाओं का समावेश होना ही मानव भूगोल कहलाता है। इस प्रकार मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले 4 विद्वान हो गए। पहले फ्रेडरिक रेडजेल जो कि जर्मन के थे, दूसरे एलन सी सैम्पल जो कि अमेरिका की थी, तीसरे विडाल डी लाब्लांस जो कि फ्रांस के थे, और चौथे पीटर्स एंड डेकन ये अमेरिका के थे। चारों ने अपने अपनी परिभाषा दी और इन परिभाषा समावेश बनाकर मानव भूगोल की संरचनात्मक क्रियाओं का अध्ययन में काफ़ी योगदान दिया गया। इसे मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।